नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी। बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चैप्टर नंबर जब मैंने I16 कराया था कि 7 था, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई। हमने एडिशनल मटेरियल भी किया, हमने बहुत कुछ कर लिया उसमें। बट जब चैप्टर 2 की बारी आई तो मैंने काफ़ी कम प्रैक्टिस कराई। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। सो बेटा अभी तक ना जो चैप्टर 2 उसका एक ही सवाल पेपर में टेस्ट हुआ, और वो जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था दैट वाज द क्वेश्चन जो पास पेपर का था। ये आखिरी जो किया था हमने, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पास पेपर में ना सवाल टेस्ट हुआ नहीं है सच। सो इसलिए मेरे पास कोई मटेरियल है नहीं एक्स्ट्रा, और जो हमने प्रैक्टिस की दैट इज सफिशिएंट। इसमें कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट भी नहीं है जिन्हें हम कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में देखें। छोटी छोटी चीज़ें और वो हो जाती है इजीली इंसान से, ठीक है। सो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फर्दर उस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करनी। सो ऑफिशियली टुडे वी आर स्टार्टिंग और चैप्टर नंबर 9 दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अब इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है क्या चीज़, ये आई कहाँ से? देखो बेटा ये चैप्टर भी ना नॉन करंट एसेट्स को ही डील करता है। ये जो चैप्टर है हमारा ये भी नॉन करंट एसेट्स का ही चैप्टर है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज IAS 36, उसका नाम भी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स ही है। और ये भी आपके नॉन करंट एसेट्स यानी कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टाइप के एसेट्स हो गए उन्हीं को डील कर रहा होता है, उन्हीं को डील करता है, उन्हीं का ही एक स्टैंडर्ड है। IAS 36 है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अब थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है जिसके इर्द गिर्द हमारा आज का पूरा लेक्चर घूम रहा होगा। देखो बेटा हम जब कैप 1 पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जी जब हम स्टॉक के बारे में बात करते थे, कैप 1 पढ़ते वक्त हम लोग अक्सर स्टॉक के बारे में बात करते थे कि जी जब ईयर एंड आए तो आपने हमेशा एक असेसमेंट करनी होती थी। असेसमेंट क्या करनी होती थी? वी यूज टू फाइंड आउट कॉस्ट एंड वी यूज टू फाइंड आउट NRV, और स्टॉक को लोअर पे रखना होता था। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस की रिक्वायरमेंट थी। प्रूडेंस हमें कहते थे एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, तो हम हमेशा एक असेसमेंट किया करते थे। इसको NRV टेस्ट कहते थे हम, नेट रियलाइजेबल वैल्यू टेस्ट। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती थी अगर मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं तो दैट वाज एस्टिमेटेड यानी कि फ्यूचर सेलिंग प्राइस, और इससे हम फ्यूचर सेलिंग कॉस्ट माइनस कर देते थे, तो जो एंड रिजल्ट आता दैट वाज NRV। फॉर एग्जांपल अगर ईयर एंड में कॉस्ट वाज 150 एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाज 120, तो वी यूज्ड टू कंपेयर बोथ दिस वैल्यू, और हम कहते थे कि क्योंकि जी फ्यूचर में फायदा 120 का है 50 का नहीं है, तो आप अपने एसेट को 30 से राइट ऑफ कर लें, कम कर लें। तो आप स्टॉक को कम करके लेते थे और 120 पे ले आते थे। सेम इज द केस विद फिक्स एसेट्स एज वेल। अब देखो हमारे पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, इसको अगर आप देखें, हमारे पास जितना भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, जितना भी नॉन करंट एसेट था, वी हैड 2 मॉडल्स। या हम उसे रखते थे अपने कॉस्ट मॉडल पे, या हम उसको रख रहे होते थे रीवैल्यूएशन मॉडल। अब अगर हम अपने एसेट्स को रखते थे कॉस्ट मॉडल पे, रीवैल्यूएशन मॉडल पे, दैट वाज आवर चॉइस ना। स्टैंडर्ड ने हमें कभी जोर जबरदस्ती नहीं लगाई। अब स्टैंडर्ड कहते हैं कि भाई चाहे आप कॉस्ट मॉडल पे हो, रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, जब भी आपका साल खत्म हो आपने इन एसेट्स के ऊपर भी एक टेस्ट कैरी आउट करना है। टेस्ट किसकी मुताबिक? प्रूडेंस के मुताबिक, एसेट्स कहीं ओवरस्टेट तो नहीं है। ये टेस्ट करते वक्त सबसे पहले आप एसेट्स की कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करें किसी भी मॉडल के अंदर, एंड इस कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किया करें
एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट के साथ। सी, एनआरवी इज रिकवरेबल अमाउंट ना, बेचने के बाद हमें क्या मिलता है, लेकिन इस स्टैंडर्ड में रिकवरेबल अमाउंट लफ्ज यूज किया जाएगा एसेट की रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर किया करें। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर मेरा एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है या कैरिंग अमाउंट है उसकी 1500 रुपए, लेकिन उसकी रिकवरेबल अमाउंट यानी कि फ्यूचर में हम इससे सिर्फ 1200 का फायदा ले सकते हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर में मुझे 300 का लॉस होना है। दिस लॉस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन अगर मेरा एसेट है 1500 का और फ्यूचर में इससे मुझे 1800 रुपए आने हैं, सो देयर इज अ गेन, और गेन को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर ने कहा था कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करें, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन को रिकॉर्ड नहीं करना। इसी तरह लोअर पे रखना है ना, हम किस पे रखते हैं, लोअर पे रखते हैं, हायर पे थोड़ी ना, तो लोअर पे रखेंगे, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि एनआरवी अगर कॉस्ट से ज्यादा होती थी तो हम गेन थोड़ी ना बुक कर लेते थे। क्या यहां तक मेरी बात समझ आती है आपको? क्या यहां तक मेरे साथ हैं आप लोग? क्या यहां तक मेरी बात समझ आती है भाई? गुड। अब हमने क्या कहा, व्हाट इज इम्पेयरमेंट? तो हमने कहा जी इम्पेयरमेंट जब आप कर रहे होंगे, मैं क्यों बार बार ये डाल देता हूं, इम्पेयरमेंट जब आप करेंगे, ऊपर भी डाल दिया गया ना, इम्पेयरमेंट जब आप करेंगे, सो वी नीड टू कंपेयर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट with its recoverable amount। दो चीजों को फाइंड आउट करना है। अब कैरिंग अमाउंट तो आपको कैलकुलेट करना आता है ना, कॉस्ट मॉडल में भी, रिवैल्यूएशन में भी, स्ट्रेट लाइन में भी और रिड्यूसिंग बैलेंस में भी। वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज दिस रिकवरेबल अमाउंट देन। कि ये रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कैसे होती है? एनआरवी तो हमें पता था कैसे कैलकुलेट होती है, एनआरवी तो हमें पता था कैसे कैलकुलेट होती है, तो आए फिर पता करते हैं रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है। बेटा रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, इसकी डेफिनेशन क्या है? रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज हायर ऑफ, नंबर वन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मिसाल के तौर पे एक एसेट मार्केट में बिक सकता है 1000 रुपए का, लेकिन मार्केट में बेचने के लिए इस पे 50 रुपए लगाने पड़ेंगे, तो इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हुई 950, ऑलमोस्ट लाइक एनआरवी। एंड वैल्यू इन यूज, ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है हमें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज, इनसे जो हायर आएगी वो मेरी रिकवरेबल अमाउंट होगी। अब सवाल आता है व्हाट इज वैल्यू इन यूज? बेटा ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, क्यूएम में जैसे पढ़ते थे आप, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग इसको आप कहते थे, डिस्काउंटेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल वो आ गई 900, तो हायर कौन सी है? 950, दिस वुड बी माय कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। सो रिकवरेबल अमाउंट क्या है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज, या वैल्यू इन यूज। अब हम एक सवाल बनाते हैं, एग्जांपल करते हैं, सिनेरियो 1 2 3 4 5। लेट सपोज एसेट की कैरिंग अमाउंट में लिखता जाता हूं 1000 रुपए, 1000, 1000।
सब में कॉमन रख लेते हैं। हमने कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। अब रिकवरेबल अमाउंट आप पढ़ चुके हैं, इट्स हायर ऑफ। अब मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल REN 950, 900, 1200, 1000, 1100 एंड वैल्यू इन यूज जो आ रही है मिसाल के तौर पे दैट इज 1100, बल्कि कम कर लेते हैं 900, 920, 900, 1100, 1200। अब हमने सबसे पहले रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करनी है, हायर ऑफ बोथ। इन दोनों में से हायर कौन सी है? 950। इन दोनों में से हायर कौन सी है? 920। इन दोनों में से हायर कौन सी है? 1200, 1100, 1200। रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट से। ठीक है भाई, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, यानी फ्यूचर बेनिफिट कम है, सो इंपेयरमेंट लॉस है। यहां पे इंपेयरमेंट लॉस है 50 का। यहां पे भी देखो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, सो लॉस इज 80। यहां पे कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, लॉस नहीं है। यहां पे भी लॉस नहीं है, यहां पे भी लॉस नहीं है। क्या ये बात समझ आई? जहां पर लॉस होगा इंपेयरमेंट लॉस बुक होगा, जहां पर गेन है वहां कुछ भी नहीं करना। सॉरी। हाँ जी, साथ है मेरे के नहीं? जी जवान, आर यू गाइज विद मी? क्लियर है जी बात? 100% क्लियर है? गुड हो गया। अब बात ये आती है कि ईयर एंड पे ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी, करना चाहिए, लेकिन एक तो ईयर एंड पे वैसे एहतियातन कर लेना चाहिए, लेकिन हमारे पास ना कुछ फैक्टर्स भी हैं, कुछ इंडिकेटर्स भी हैं। whenever we have those evidences or indications, तो फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग लाजमी हो जानी चाहिए। आपने लाजमी रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करनी है। देखो ईयर एंड पे आना है ना जब आपने, सो इंपेयरमेंट हुई है या नहीं, इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि आपने ढूंढने हैं, कुछ एविडेंसेस हैं कि जिससे हमें पता लग सकता है कि जी हमारा एसेट इंपेयर हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये फैक्टर्स दो किस्म के, देखो ना, इंपेयरमेंट कब होगी? जब मेरे एसेट की फेयर वैल्यू कम हो जाए इंपेयरमेंट हो जाएगी, या वैल्यू इन यूज, यानी कि इस एसेट को अगर मैं फ्यूचर में इस्तेमाल करता हूं तो उससे अब मुझे जो आने वाले कैश फ्लोज है वो कम हो जाएंगे, तो वैल्यू इन यूज कम हो गई। सॉरी। एक्सक्यूज मी, सॉरी, खांसी लगी साथ में। आवाज आ रही है जी आपको मेरी? आई ट्राई कि मैं थोड़ा ऐसा बोलूं ताकि खांसने वाला एलिमेंट कम हो जाए। अब देखो बेटा, व्हाट इज इंपेयरमेंट? इंपेयरमेंट क्या है कि हमने कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना था
रिकवरेबल अमाउंट से। देखो ना, कैरिंग अमाउंट को आप कंपेयर करें किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से तो इंपेयरमेंट होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारी रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट तब इंपेयरमेंट होगी ना। अब इसके लिए लाजमी है, देखें, या अगर आपकी फेयर वैल्यू कम हो जाए या आपकी वैल्यू इन यूज कम हो जाए तभी आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम हो सकती है। अब वैल्यू इन यूज क्या है कि जी ये फ्यूचर में जब मैं एसेट यूज करूंगा तो उससे आने वाली कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है जी, फ्यूचर में जब हम उस एसेट को यूज करेंगे उससे आने वाली कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। हर वो चीज जिससे मेरे एसेट की फेयर वैल्यू कम हो जाए, मार्केट वैल्यू कम हो जाए या उसके इस्तेमाल के लायक ना रहे मेरा एसेट, उससे मेरी रिकवरेबल अमाउंट कम होनी है। सो देयर आर इंडिकेटर्स। अब हमने इंडिकेटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं, जो मेरे इदारे के बायर हैं, एंड दे टेल मी कि जी एसेट इंपेयर हो गया। एंड देयर आर फ्यू इंडिकेटर्स दैट आर इंटरनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनली आपको बता रहे होते हैं। इंटरनल सोर्सेज भी कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी कहते हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स भी कहते हैं, जो सा लफ्ज भी आपने यूज कर लिया। अब देखो इंटरनली कैसे पता लगेगा कि जी एसेट की वैल्यू कम होगी है कि नहीं। देखो भाई, अगर आपका एसेट डैमेज हो गया, ठीक है, या इट इज नो लॉन्गर इन यूज, इतना खराब हो गया कि वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, तो एसेट जब डैमेज होगा जाहिरी तौर पे, तो बेटा क्या इसकी फ्यूचर मार्केट वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? हाँ या नहीं? इफ एसेट इज डैमेज्ड, ऐसा कोई एविडेंस मिल जाए इंटरनली, इदारे के अंदर ही पता लग जाए कि एसेट डैमेज हो गया, तो क्या इसकी फ्यूचर वैल्यू कम होगी कि नहीं? फ्यूचर वैल्यू कम होगी, फेयर वैल्यू कम होगी, फेयर वैल्यू कम होगी, रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, तो इंपेयरमेंट का इंडिकेटर हुआ या ना हुआ? दूसरा देखें, अगर कोई चीज डैमेज हो गई है, चले मैं उसको बेचता नहीं हूं, मैं कहता हूं हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे खुद, तो डैमेज चीज ज्यादा बेहतर कैश फ्लोज जनरेट करेगी या जो चीज डैमेज नहीं है? देखिए, एक एसेट जब डैमेज हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है या खराब होती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। सो डैमेज चीजों की फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। देखिए, व्हाट इज फ्यूचर कैश फ्लो? कि मैं इस एसेट को यूज करके प्रोडक्ट बनाऊंगा, प्रोडक्ट बना के कल को मार्केट में बेचूंगा, उससे प्रॉफिट आएगा, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज वैल्यू इन यूज। अगर एक एसेट डैमेज हो गया तो जाहिर बात है अब उससे कम प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का बनेगा, वो जब बिकेगा तो सस्ते दामों बिकेगा और फिर उससे प्रेजेंट वैल्यू में भी खराबी आएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा जी? ऐसा होगा कि नहीं होगा? बात समझ आ रही है सबको? गुड। इंटरनली और कैसे पता लग सकता है आपका एसेट डैमेज हो गया? इफ यू प्लान टू डिसकंटिन्यू योर ऑपरेशंस या आप रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हैं, दोनों को समझें। अगर मेरा इरादा बन गया है कि मैं स्कैंस कॉलेज बंद करने लगा, पहले डिसकंटिन्यू, या उठा के इसको एबटाबाद लेके जाने लगा, समझे जरा बात को। अब मेरा आपसे सवाल है, देखिए भाई, अगर स्कैंस चलता फिरता कारोबार की तरह बेच दिया जाए विद एसी, फर्नीचर, कंप्यूटर लैब, तो ज्यादा महंगा बिकेगा, या मैं ऐलान कर दूं स्कैंस बंद हो गया, ये फर्नीचर, ये कंप्यूटर बिल्कुल रद्दी हो गया हमारे लिए, जिसने खरीदना है वो खरीदे? किस हालत में ज्यादा बिकता है बेटा? बेटा, बिजनेस हमेशा चलती हुई हालत में ज्यादा महंगा बिकता है। जब भी कारोबार चलती हुई हालत में होगा वो हमेशा महंगा बिकेगा एज कंपेयर टू अ बिजनेस जो कि बंद है। देखें, अब रात बेकरी चल रही है, उसमें भी शेल्फ लगे होंगे, फ्रिज पड़ा होगा, हम जाके खरीदें, हम महंगा खरीदेंगे। लेकिन अगर एक बंद बेकरी में फ्रिज पड़ा है, हम कहेंगे यार देखो वैसे भी इसके तो किसी काम का नहीं है, ये तो इसको काबिले काम ला नहीं सकता, तो ये सस्ते दामों ले लेते हैं। सो व्हेन यू हैव प्लान टू डिसकंटिन्यू योर ऑपरेशंस, तो डेफिनेटली आपके एसेट्स की वैल्यू इन यूज कम होगी, क्योंकि जब आप ऑपरेशन ही डिसकंटिन्यू कर दोगे तो फ्यूचर में क्या कैश फ्लो आनी है आपको, इससे क्या प्रॉफिट आना है? और जब आप अपने ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपके एसेट्स की फेयर वैल्यू भी कम हो जाती है, मार्केट में आप उतने के नहीं बिकते।
थर्ड इंडिकेटर इज रिडक्शन इन एसेट्स लाइफ। सवाल है, देखो एक एसेट ने 10 साल चलना है और एक ने 2 साल चलना है, तो किससे ज्यादा कैश फ्लोज आएंगी? बेटा 10 साल वाले से। उससे 10 साल तक पैसे आएंगे, 10 साल तक प्रॉफिट आएगा, तो वैल्यू यूज ज्यादा होगी उस एसेट की। अब मैं आपसे फेयर वैल्यू के एंगल से पूछूं, भाई एक एसेट ने 2 साल चलना है और एक ने 10 साल, आप कौन सा महंगा खरीदेंगे? आप कहेंगे 10 साल वाला। सो जब भी एसेट की यूजफुल लाइफ कम हो जाती है, इंटरनली हमें पता लग जाता है यार इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, कुछ नहीं, कुछ हो गया ऐसा, सो बेटा उसकी वर्थ भी कम हो जाती है। एनीथिंग जो एसेट की वर्थ को कम करे इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। थर्ड इज एविडेंस हो आपके पास कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड। समझे इस बात को, इसको समझना जरा। मैंने एक एसेट लिया था ₹1,00,000 का। उस वक्त मैंने सोचा था यार फ्यूचर में इससे जो मैं प्रॉफिट निकालूंगा उसकी जो वैल्यू यूज आएगी ना, वो तो आ जाएगी ₹2,00,000 तक। ये मेरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। असल में क्या हुआ, मैं सिर्फ 90,000 का प्रॉफिट कर पा रहा हूँ, 2 लाख का तो पर ईयर प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है जो मेरी ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन थी वो गलत थी। मुझे लगता था मैं 2-2 लाख का प्रॉफिट करूंगा, वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी तो मैं तो प्रॉफिट में मेरे एसेट इंपेयर नहीं हो रही, जबकि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस 90,000 की है। सो जाहिर बात है 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी या 90 की? जाहिर बात है 2 लाख की। तो जब आपकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ही कम हो जाएगी तो आपकी फ्यूचर कैश फ्लो कम हो जाएगी। फ्यूचर कैश फ्लो कम हो जाएगी तो वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी, वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी तो इंपेयरमेंट तो होगी। क्या हमें इंटरनल फैक्टर समझ आए? बताएं जी। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अवेलेबल है लेकिन हमारे इदारे से बाहर बैठे हुए हैं। सो अक्सर इनको देख के ना हमें इदारे के बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके एसेट की वर्थ उड़ गई। पहली बात, इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। मैंने एक मोबाइल लिया था भाई, ₹1,00,000 का था, बाद में मोबाइल ही सस्ते हो गए, 60,000 के हो गए, तो फिर वैल्यू तो वैसे ही नहीं कम हो जाएगी। सो इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू, सीधा सीधा एसेट सस्ता हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस भी हो सकती है। इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हो सकते हैं, मार्केट के फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, लॉस चेंज हो सकते हैं। बेटा अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है ना कभी कभार, देखें अगर आपके पास घर में एक एसी लगा हुआ था, उसका नाम था जो नॉर्मली स्प्लिट होता है, अब वो लाख लाख रुपए के बिक रहे थे, अचानक से टेक्नोलॉजी चेंज हुई और डीसी इन्वर्टर भाई साहब आ गए। जैसे ही इन्वर्टर आया ना, इन्वर्टर लाख रुपए का हो गया, वो जो पुराने एसी थे वो लाख रुपए से फौरन 60,000 के हो गए। whenever there's a change in technology, the assets that are now obsolete in term of technology, इसे टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस कहते हैं, वो अपनी वर्थ खो बैठते हैं। with change in technology, with advancement in technology, जो हमारे एसेट्स ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, फिर लोगों ने लेते ही नहीं है, वैल्यू यूज भी कम हो जाती है। कभी कभार देयर इज अ चेंज इन इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे स्कैंस की मिसाल ले लें कि कोविड आया, हमने अपना 40% स्टूडेंट लूज कर दिया। अभी कोई टेक्नोलॉजी की चेंज तो नहीं थी, लॉ की चेंज थोड़ी ना थी, ये है इकोनॉमिक मार्केट चेंज। कोविड आया, पूरी मार्केट की डायनामिक चेंज होगी। उन्होंने कहा जी कॉलेजेस की बजाय ऑनलाइन पढ़ते हैं। अब मेरे फर्नीचर फारिग हो गए, मेरे एसी फारिग हो गए, मेरा जनरेटर फारिग हो गया। फिर गवर्नमेंट ने साथ में कह दिया जी अब तो कॉलेज बंद रहेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर, पूरे मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। अब देखो मार्केट फैक्टर तो ये है ना कि आपने कोविड आया, स्कूल बंद हो गए, हम ऑनलाइन चले गए, तो डेफिनेटली मेरी स्टूडेंट लूज करने की वजह से कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गई। एक बात तो वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी, ये भी इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है।
अब मैं कहूँ कि यार मैं तो बिल्कुल ही, मेरा फर्नीचर जो है किसी काम का ही नहीं रहा, हम तो ऑनलाइन ही रहेंगे, तो फर्नीचर की भी जाहिर बात है बेचना पड़ेगा, तो वैल्यू यूज भी कम है उसकी और फेयर वैल्यू भी कम हो गई। इकोनॉमिक चेंजेस को चेक करें, देखो पहले बच्चों के माँ बाप तगड़ा कमा रहे थे, कोविड आया, उनकी कमाइयां खराब हो गई, उनकी कमाइयां खराब हुई तो उनको फीस देने में दिक्कत आई। जब उनको फीस देने में दिक्कत आई तो कुछ कहेंगे वेवर कर दें, कुछ कहेंगे फीस कॉम्प्रोमाइज कर दें, कुछ कहेंगे कंपाउंड कर दें, कुछ कहेंगे जी डिले कर दें, कुछ अपने बच्चों को कहेंगे घर पे बैठ जाओ यार मत दो पैसे। तो इस सारी चीजों से कारोबार डिस्टर्ब होगा, तो कारोबार अल्टीमेटली लॉसेस में जाएगा। जब इंडस्ट्री लॉस में जाएगी तो एसेट्स इम्पेयर हो गया ना। क्यों? क्योंकि उसी का लॉस तो कैश फ्लो कम कर देगा आपका। लॉस कभी कभी नए कानून आ जाते हैं। एक रेस्टोरेंट की मिसाल ले लें, उसने रेस्टोरेंट बनाया, तबाही किस्म का चल रहा था, गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कोविड में ना कोई भी इनडोर या आउटडोर डाइनिंग नहीं कर सकता। जैसी लॉ पास हुआ फौरन उसकी सेल ड्रॉप हुई। सेल ड्रॉप हुई मतलब फ्यूचर कैश फ्लो ड्रॉप हुआ, वो ड्रॉप हुआ मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ड्रॉप हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ड्रॉप हुई, वैल्यू इन यूज कम हो गई, इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है। अब अगर वो कहे मैं इस फर्नीचर को बेचता हूँ तो कोई खरीदेगा नहीं, सारे कहेंगे भाई रेस्टोरेंट में सबका फर्नीचर खरीदने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी गवर्नमेंट रेस्टोरेंट चलानी नहीं दे रही। तो ये सारे इंडिकेटर्स भी साथ साथ चलते हैं। लास्ट इज बेटा इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब ये समझाने का आसान तरीन तरीका, ये ना इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है वो डिस्काउंटिंग वाला रेट। सपोज मेरे पास 1000 रुपए की कैश फ्लो थी, अगर इंटरेस्ट रेट होगा 1, तो आप ऐसे ही करते थे ना, डिवाइड बाय 1.i। इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%, चले तो आप कुछ यूं डिवीजन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। किसी चीज की भी प्रेजेंट वैल्यू ऐसी निकलती है ना, तो आप करेंगे 1000 डिवाइड बाय 1.1, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 909। बट व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट को आप इंक्रीज करके कर दें 20%, तो ये डिवाइड होगा 1.2 पे। अब आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? 833। सो विद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यानी कि डिस्काउंटिंग का रेट जब आप इंक्रीज करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू कम होगी तो वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। देखें भाई, एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई मसला? हम लास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं कि हमारे नेट एसेट्स आर ग्रेटर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। में पहले जरा नेट एसेट्स क्या होता है समझाना चाहता हूँ, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं कह रहा हूँ एक इदारा है, उसके एसेट्स है 1200 रुपए की, लाइबिलिटीज है 200 की, तो नेट एसेट कितने हुए? 1000। नेट एसेट कैपिटल को ही कहते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ उसका कैपिटल 1000 होना चाहिए। आप इज्यूम कर दें कि हमारे कैपिटल की जो कंपोजिशन है, दैट इज कि मेरे पास जो शेयर्स हैं वो हैं 10 और उनकी जो प्राइस है दैट इज 100, तो मेरा कैपिटल ऐसे बनता है टोटली 1000। अब एक तो ये वैल्यू होती है, ये कहलाती है पार वैल्यू, फेस वैल्यू। शेयर के ऊपर लिखा क्या हुआ है? जस्ट इमेजिन अगर इस शेयर की मार्केट वैल्यू हो 12 रुपए, मार्केट वैल्यू हो 12 रुपए और आपके पास, सॉरी, मार्केट वैल्यू 120 रुपए और आपके पास कंपनी की शेयर कितने हैं? 10। इसका मतलब कंपनी की मार्केट की वर्थ कितनी होगी जी? 1200 रुपए होगी या नहीं? 1200 रुपए होगी या नहीं? इस वैल्यू को कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि आपकी कंपनी की मार्केट में कीमत क्या है। ये तो आपने कितने की बनाई है वो है ना, आज उसकी क्या कीमत है। सो बेटा इफ आई से माई एसेट्स वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहां देखें नेट एसेट्स मेरे जो है इन्वेस्टमेंट दैट इज 1000, मार्केट में कीमत है 1200 की। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? इट्स गुड, ये तो अच्छी बात है। लेकिन व्हाट इफ मार्केट में शेयर हो जाए 8 रुपए का, या सॉरी 80 रुपए का, फिर अब नेट एसेट्स तो हो गए आपके 1000 रुपए के, अगर शेयर 10 है और शेयर प्राइस होगी 80, इसका मतलब मार्केट में आपकी कंपनी की कीमत कितनी है? 800। दिस इज समथिंग बैड, ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है। यानी कि अगर आपके एसेट्स की नेट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट बड़ी हो मार्केट कैपिटलाइजेशन से, तो ये भी इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर होता है।
जी। अब जरा डिटेल में बात कर लेते हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होता क्या है। अच्छा, अक्सर बच्चों के दिमाग में बात आती है, कहते हैं सर फिर इम्पेयरमेंट और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में फर्क क्या है? बेटा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में फेयर वैल्यू ली जाती है, लेस कॉस्ट टू सेल नहीं ली जाती। तो ये पहला डिफरेंस सीख लें। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है कि भाई आप किसी भी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले लें। व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू? भाई आज अगर मार्केट में बेचूं तो कितने का बिक जाएगा, और अगर आपके पास फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो फिर आप देखिए हर वो एसेट जिसकी एक्टिव मार्केट होती है, एक्टिव मार्केट होने का मतलब है खरीदो फरोख्त नॉर्मल है, उसकी तो फेयर वैल्यू मिल जाती है। अगर एक्टिव मार्केट नहीं है किसी एसेट की, कि नॉर्मली वो खरीदा फरोख्त नहीं होती, रेयर कमोडिटी है, ठीक है, तो आप एस्टिमेट कर लें कि जी डिस्पोजल प्राइस क्या होगी इसकी, कोई मसला नहीं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फेयर वैल्यू लेनी है, उसमें से आपने कॉस्ट टू सेल माइनस कर देनी है। अब हमारी सेलिंग कॉस्ट क्या क्या हो सकती है? देखिए एसेट जब भी आप बेचते हैं, हमारी इसमें लीगल कॉस्ट आ सकती है, जब कभी एसेट बेचना हो किसी के नाम पे ट्रांसफर करना पड़ जाता है। एसेट बेचने के लिए रिमूवल कॉस्ट होती है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिसे हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, डीकमिशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ये भी कॉस्ट टू सेल है। कभी कभार एसेट बेचने पे हमें कुछ टैक्स पे करने पड़ जाते हैं, ठीक है, कभी कभार एसेट को किसी जगह पहुंचाना पड़ता है, मार्केट तक लेके जाना पड़ता है, या पैकिंग वगैरह करनी पड़ती है एसेट की ताकि वो बिक सके। इसे कहते हैं ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। ये माइनस कर दो, जो नेट रह जाएगा उसे कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। दूसरी बात दिमाग में आती है, भाई अगर ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है तो फिर वैल्यू इन यूज भी होनी चाहिए कुछ। इंसिडेंटल कॉस्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैल्यू इन यूज क्या है कि भाई आपकी फ्यूचर में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि एक एसेट की लाइफ है 5 साल, और 5 साल इसकी लाइफ है, इससे हमें जो इनफ्लो है, मतलब सेल करूंगा कितने पैसे आएंगे, वो 1000 एक्रूअल बेसिस ही कैश बेसिस पे, 1200, 1500, 1800, 2000। इस सेल को करने के लिए मुझे जो खर्चा करना पड़ेगा वो होगा मिसाल के तौर पे 800, 900, 1000, 1200, 1500। बेटा हम इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगी। ये बात आज हो रही होगी, ये फ्यूचर की कैश फ्लोज हमेशा प्रिडिक्ट की जाती है। तो यहाँ आ जाएंगी 200, 300, 500, 600, 500। इन सब को आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%, तो ये क्या हो जाएगा, 200 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 1। ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 2। ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 3। 600 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 4। 500 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 5। जो भी प्रेजेंट वैल्यूज आएंगी हम उनको टोटल करना शुरू करते हैं। सपोज 200 डिवाइड बाय 1.1, मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ 181। 300 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, तो ये शायद आ जाएगा 248, अगर किसी ने जल्दी से कैलकुलेट कर ली हो। नहीं बेटा, मैंने कहा ना कैश आया कितना, कैश गया कितना। हर वो एक्सपेंस लेना जो कैश में आता है जाता है, डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आ सकता बिकॉज वो कैश नहीं है। 500 डिवाइड, मेरे पास क्योंकि मोबाइल है सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, तो ये आ जाएगा 376
600 divided by 1.1. जरा इसको करें यार सॉल्व जल्दी से, कैलकुलेटर हो तो। शायद याद जाएगा 409 और 310 अप्रोक्सीमेट फिगर्स लिख रहा हूँ। इन तीनों को ऐड करते हैं 181 प्लस 248 प्लस 376 प्लस 409 प्लस 310 दैट इज 1524। ये आपकी जी प्रेजेंट वैल्यू है, इसी को कहते हैं वैल्यू इन यूज। प्लीज एक चीज नोट कर ले, मैं कह रहा हूँ कैश इनफ्लो तो कैश आउटफ्लो, इसमें सिर्फ वो इनकम लेनी है जो सच में आ गई, रिसीवेबल्स को नहीं ले सकते। और आउटफ्लो में भी वो एक्सपेंसेस लेने जो सच में पे कर देंगे हम, पेबल्स, डेप्रिसिएशन, एक्रूअल, इन चीजों को नहीं लेना। एक्चुअल इनफ्लो, एक्चुअल आउटफ्लो। क्लियर? वैल्यू यूज निकालनी आ गई और क्यूएम में भी करके आए हो यार सारा काम। हाँ भाई, वैल्यू यूज निकालनी आ गई आपको? गुड, ग्रेट हो गया। बस यही कुछ करना है। कुछ क्वेश्चंस है इंशाल्लाह मैं इस रात तक अपलोड करूंगा। आई विल एक्सपेक्ट कि आप उनको अटेम्प्ट करें खुद। और ये चैप्टर भी छोटा सा, इतना बड़ा नहीं, इंशाल्लाह वीकेंड तक खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी मैं शेयर करता हूँ आपसे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।